तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको देते हैं। रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। शहरियों को राहदारी फराहम करने के लिए सीज फायर का ऐलान किया है। रूसी मीडिया के हवाले से ये अहम खबर आपको बताएं कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे सीज फायर का ये आगाज हुआ। तो जिन दो अहम शहरों के नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, यहां आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया गया है। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स यानी शहरियों को बहिफाजत मारियोपोल और वोल्नोवाखा, ये दो ऐसे शहर नाम इनके सामने आ रहे हैं जहां पर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स यानी शहरियों को बहिफाजत निकालने के लिए इस सीज़फायर का रूस ने यूक्रेन में ऐलान किया है। लगातार अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम तरह जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं, खारजी उमूर के माहिर, उनसे भी हम लगातार बात कर रहे हैं कि कितना अहम इस सीज़ फायर को माना जा रहा है। सीज़ फायर की बात लगातार इसलिए की जा रही थी क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से बहुत सारे शहरों में हम देख रहे हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है और शहरियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो अहम चीज़ें हैं ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शहरियों के इनखला के मकसद से जंगबंदी का ये ऐलान जो है वो किया गया है। हमारे साथ तमाम तर एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के दो शहरों में जिस तरह से ये ऐलान किया है वो काफ़ी अहम समझा जा रहा है। मारियोपोल और वोल्नोवाखा, ये दो शहर, इनके नाम सामने आ रहे हैं। अब जो तफसीलात हैं उन पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है कि कितना अहम इस सीज़ फायर को लिया जाएगा, ख़ासतौर पर वहाँ जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खारजी उमूर के माहिर फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब। उनसे हम लगातार इस मामले पर पहले भी बात करते रहे हैं। मुहिबुल हक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस तरह के सीज़ फायर की बात अब से कुछ दिन पहले ही आपके साथ जब बातचीत हो रही थी उसमें हमने की थी और एग्जैक्टली वही चीज़ जो है वो सामने आ रही है। कितना अहम आज के वक्त में इसको आप मानते हैं? देखिए, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, खास करके वो लोग जो एक वार जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग, और उसके साथ साथ जो जख्मी हैं वहाँ पर यूक्रेन में यूक्रेनियन सिटीजन्स, सिविलियंस, उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि उनको तिब्बी इमदाद पहुँचेगी, साथ ही साथ इवैक्यूएशन भी हो पाएगा। हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि फौरी तौर पे इस सीज़ फायर का फ़ायदा उठाते हुए जो हमारे हज़ारों की तादाद में तलबा व तालबात वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो उसको बहुत तेज़ी उसमें लाने की ज़रूरत है। हम एक बार एग्जाम्पल दे चुके हैं 1991 में, जब हम लोगों ने 2 लाख लोगों को हिंदुस्तान ने इवैक्यूएट किया था इराक और कुवैत से। तो हमारे सामने उसकी नज़ीर मौजूद है। एयर इंडिया ने उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया था। तो अब ये कोशिश करनी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इस सीज़ फायर का फायदा उठाते हुए कि हमारे तलबा व तलबात हमारे वतन वापस आ जाएं। जी बिल्कुल। हक साहब, अभी आपने जिक्र किया कि किस तरह से जब गल्फ वॉर हुई थी उस वक्त भी हमने देखा था, यमन में भी हमारे जब कुछ हिंदुस्तानी फंस गए थे उस वक्त भी इसी तरह का मामला देखने में आया था और तब भी यही जो सीज़ फायर है ये उस वक्त बहुत कारआमद साबित हुआ था। उसके ताल्लुक से भी अगर आप कुछ रोशनी डालें। देखिए, हिंदुस्तान की अपनी जो इमेज है इंटरनेशनल एरिया में, खास करके वो ज़्यादातर कंट्रीज से बहुत ही फ्रेंडली रिलेशंस हैं जी। और एक आपने देखा होगा इस वॉर की सिचुएशन में भी उसने किसी भी साइड की तरफदारी नहीं की, ना ही रशिया की, ना ही अमेरिका की। तो अपने आप में ये जो किसी कंट्री की जो न्यूट्रल इमेज होती है और खास करके उसकी इमेज ऐसी होती है कि दैट इज नॉट साइडिंग विद आइदर ऑफ द पार्टीज, तो उसमें इवैक्यूएशन में भी आसानी हो जाती है। और शहरियों को बतौर खास जो हमारे शहरी दूसरे मुल्कों में या हॉस्टाइल जोन में होते हैं, उनके लिए लाइफ के खतरात थोड़े कम होते हैं, यानी डिलिबरेट अटैक उनके कम होंगे। ये अलग बात है कि जो कोलैटरल डैमेज है उसका एक डर रहता है कि कोलैटरल डैमेज में कभी है या कुछ और बड़ा हादसा हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो नज़ीर जो हमारे सामने मौजूद है और रेस्पेक्ट कमांड करते हैं इंटरनेशनल एरिना में, उसका भी फायदा पहुंचता है। जी हक साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिन दो शहरों के अभी नाम सामने आ रहे हैं और हालांकि अभी पूरी तरह से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या कुछ वहां पर स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, लेकिन जिन दो शहरों के नाम सामने आ रहे हैं, किन बेसिस पर, कितना अहम उनको मानते हैं आप कि वहां से शहरी जो है वो निकल सकते हैं?
देखिए, ये जिन दो शहरों के नाम सामने आ रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन में अगर आप देखें सबसे ज्यादा हॉस्टिलिटीज वहीं पे रिपोर्ट की जा रही हैं। तो ऐसी हालत में अगर यहाँ पे सीज फायर होता है तो अपने आप में उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन इस पर यह डिपेंड करता है कि हमारे मिशंस, हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उन्होंने वहां पे किस तरह का इंतजाम किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह का इंतजाम किया है। अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पहले एयर इंडिया की कीमत में इतना इजाफा हो जाए कि वो 1 लाख रुपए टिकट लगने लगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं है। वहां से यानी इंटरनली यूक्रेन के अंदर से उसको रोमानिया या बुल्गारिया या पोलैंड के बॉर्डर पे लाना हमारे बच्चों को, और फिर उसके बाद से उनको महफूज तरीके से हिंदुस्तान वापस लाना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है और इस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी हक साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्सर जो शहर हैं वहाँ पर बिजली, पानी, खाना और ट्रांसपोर्ट की काफ़ी दिक्कतें देखने में आ रही हैं। कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा हालात वहाँ पर संगीन होते चले जा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के सीज़फायर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो बातचीत लगातार जारी है, जो टेबल पर लगातार चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस हो, वो लोग बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका नतीजा देखिए, ये जो नेगोशिएशन है, चाहे वॉर के दौरान आप कर लें, चाहे वॉर से पहले कर लें या वॉर के बाद कर लें, जंग का खात्मा भी वॉर से होता है, जंग रोकी भी, यानी जंग का खात्मा भी बातचीत पे होता है, और जंग रोकने के लिए बातचीत की जरूरत होती है। और अगर बातचीत बहुत पहले मरहले में कामयाब हो जाए तो इंसानी जानों का जो ज़िया होता है, हजारों की तादाद में जो लोग मारे जाते हैं, प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन होता है, उन तमाम चीजों से बच जाते हैं। तो डायलॉग और एक ऐसी चीज है कि जो हमेशा जारी रहनी चाहिए, और आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के मिशन ने भी ये बात कही, या हमारे जो जनरल असेंबली में या यूनाइटेड नेशंस में जो हमारा स्टैंड रहा है कि ये जो इशू है, ये डायलॉग और डिस्कशन के जरिया इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना चाहिए। इसमें वॉर कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होती है। अगर मान लिया कि जैसे अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा में 1945 में बॉम्ब गिराए थे, तो उसके बाद में भी तो नेगोशिएशन ही हुआ था जापान के साथ। तो अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने के लिए भी बातचीत होती है। मैं ये समझता हूँ कि जितने राउंड डिस्कशन हो रहे हैं, और जितनी पहले में आपको ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसमें बार्गेन्स होते हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं, दोनों साइड्स को कहीं कॉम्प्रोमाइजेज करने पड़ते हैं, और उसमें जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन है या इंटरनेशनल प्रेशर है या जो मूवमेंट होते हैं फॉर पीस, इन सब की अहमियत बढ़ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नेगोशिएशन जो जारी है, जो डायलॉग जारी है, ये एक पॉजिटिव बात है, डेडलॉक की सिचुएशन नहीं है। जी, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो खार्किव हो या अब सूमी शहर हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी हमारे जो हिंदुस्तानी तलबा हैं या दूसरे लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का शिकार हैं। इनके हवाले से भी ये खबर आ रही है कि बातचीत जो है वो की जा रही है कि कैसे सेफ जोन से इनको बाहर निकाला जाएगा। अब रेड क्रॉस से भी इस सिलसिले में लगातार बातचीत जारी है। जो अंदरूनी तौर पर है, जो हमारे तमाम तर जो ऑफिसर्स हैं, वो लगातार कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो हम भी यहां से यही मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, थोड़ा सा और वक्त का इंतजार किया जाए। देखिए, इसके साथ एक और सूरत हाल होती है, और जो खबरें आ रही हैं कि आमतौर पे जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनको कभी कभी डेलिबरेटली, यानी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो नहीं चाहता कि वो जल्द से जल्द छोड़ दें, इसलिए कि जो फॉरेन कंट्री अगर इन्वेड करती है तो उसे फॉरेन नेशनल्स की कैजुअलिटीज को खास करके बहुत ध्यान में रखना पड़ता है जी। तो वो ह्यूमन शील्ड वाला जो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन या फिर अगर फॉरेन नेशनल्स हैं तो उनको जब ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज किया जाता है तो ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। लोकल पॉपुलेशन का क्या रवैया होता है। तो ऐसी हालत में जब एक सीज फायर है तो ये एक सुनहरा मौका है, और उस मौके का फायदा उठाने के लिए देखिए क्या होगा, साउथ एशिया की तो बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन में जाते हैं, खास करके मेडिकल कोर्सेज के लिए, वो एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन बन जाता है। तो ऐसी हालत में एक बड़ी तादाद होगी, डिफरेंट मिशंस काम कर रहे होंगे, और एक अफरा तफरी की भी सूरत हाल पैदा होती है। बहुत सारे लोग जो लोकल भी होते हैं, यूक्रेन के जो लोग होंगे, यूक्रेन शहरी, वो भी वहां से निकल करके रोमानिया या पोलैंड वगैरह जाना चाहेंगे। तो ये जो लोकल पॉपुलेशन प्लस जो फॉरेन नेशनल्स, इन तमाम चीजों की जो अफरा तफरी मचती है वॉर के वक्त में, उस पर गहरी नजर रखना। और जाहिर बात है, आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस की बात की, यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल रेड क्रॉस या जो वार जोन्स में जो एजेंसीज काम करती हैं, उनका रोल ऐसे हालात में बहुत अहम हो जाता है। जी,
और सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये तो चलिए बातचीत जारी है, सीज फायर के लिए भी अभी क्या कुछ सामने आता है उस पर भी हिंदुस्तान जो है वो अपनी बारीक बीनी से नज़र रखे हुए है। कुछ भी कहना जो है वो अभी क़ब्ल वक्त ही होगा, लेकिन तमाम तर जो हम देख रहे हैं कि अभी जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं, जिस तरह से कल हमने देखा था कि एक यूरोप के जो सबसे बड़े एटॉमिक पावर प्लांट है उसको भी खतरा कहीं ना कहीं नजर आने लगा है। दुनिया का जो प्रेशर है, दुनिया का जो दबाव है, वो रशिया पे लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका असर वो आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है? देखिए, ये आपने देखा होगा कि जो नो फ्लाई जोन की बात की थी जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, तो उसको वेस्टर्न कंट्रीज ने, नाटो कंट्रीज ने बहुत रेस्पॉन्सिबल वे में मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कि नो फ्लाई जोन की सूरत हाल में रशिया से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नाटो का हो सकता था। तो नाटो भी देखिए बहुत ही कॉशियस है, चूंकि नाउ यू आर डीलिंग विद दी वन ऑफ द माइटीएस्ट पावर ऑन अर्थ, जो मिलिट्री सुपर पावर है, जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स, अगर आप देखें तकरीबन जो डिफरेंट एजेंसीज है उनके मुताबिक डेटा यानी वैरी करता है, बट नंबर से कोई ज्यादा मानी नहीं रखता, लेकिन 7,000 से 8,000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया के पास हैं। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, ये नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए जाने वाले बॉम्ब से 100 टाइम्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक न्यूक्लियर पावर से और एक मिलिट्री सुपर पावर जो अपने आप को कॉर्नर्ड महसूस कर रहा है, एक ऐसा कंट्री जिसे ऐसा लग रहा है कि नाटो कंट्री उससे मिलकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि वो उसके रिटेलिएशन किसी भी हद तक जा सकता है। तो मैं ये समझ सकता हूं कि नाटो का भी रवैया बहुत ही मैच्योर्ड है इस मामले में, कि वो आउट ऑफ द वे जाके कि कोई बहुत एग्रेसिव पोस्चर अख्तियार नहीं कर रहे हैं, वो सैंक्शन वगैरह की बात कर रहे हैं और मिलिट्री इंटरवेंशन अवॉइड कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि रशिया भी एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री की हैसियत से ही बिहेव करेगा, और उसने ये बात जरूर कही है कि ये वॉर न्यूक्लियर वॉर हो सकती है अगर किसी ने इंटरवीन करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि ये बात हम लोगों के सामने है जी। और जो सीज़फायर की जो बात अभी सामने आ रही है, ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि इसके बाद कहीं ना कहीं ज्यादा एग्रेसिव मोड में आ जाएगा अब रशिया। उसका कितना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी हद तक ये बात जो है ये आगे सही निकल सकती है कि अब चूंकि वहां से शहरी निकल जाएंगे, उसके बाद हमले जो हैं वो भी तेज हो जाएंगे? दोनों सूरत हाल है। देखिए, एक तो सीज फायर वायलेशन दोनों तरफ में किसी भी तरफ से हो सकता है, चाहे यूक्रेनियन साइड से हो चाहे रशिया की साइड से हो। कभी कभी ये होता है कि जो रोग एलिमेंट्स होते हैं वो सीज फायर को किसी तरह से वायलेट करने की कोशिश करते हैं, विद इन स्टेट हो सकते हैं या आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी हालत में अगर सीज फायर वायलेशन होता है तो फिर सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है। क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स, इल्जामात, और फिर दूसरी तरफ से भी इल्जामात का सिलसिला जारी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन होती है, यानी इसे जिसे कहते हैं ना अनईजी काम, इसे पीस की सिचुएशन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अनईजी काम, जिसमें आपको हमेशा ये खदशा बना रहता है कि कहीं से भी कोई प्रोवोकेशन हो सकता है और एक छोटी सी चिंगारी भी शोलों में तब्दील हो सकती है। तो सीज फायर का जो वायलेशन है, आप जानते हैं कि ऐसे मौका पे आम सी बात होती है। तो पहली बात तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि सीज फायर खत्म होने के बाद ये बात सही है कि रशिया की तरफ से हो सकता है बॉम्बिंग में, खास करके एयर स्ट्राइक्स में बहुत तेजी आई, चूंकि अब तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो क्लेम्स हैं उसके हिसाब से रशिया को कैजुअलिटीज का भी सामना करना पड़ा है, और उनको अपने जो रेजिस्टेंस बहुत ही स्टिफ रही है। जब बहुत स्टिफ लोकल रेजिस्टेंस होती है तो जाहिर तौर पर एक मिलिट्री सुपर पावर जो है अपनी तमाम ताकत उस रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए यूज कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरा हाल। और तीसरी बात कि ये ऐसा मौका है कि इस सीज फायर को ज्यादा लंबी मुद्दत तक करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल, यूनाइटेड नेशंस का रोल और खास करके नाटो का रोल बहुत अहम हो जाएगा। जी मुहिबुल हक साहब, लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और इस वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत सही आपने कहा कि एक इस्तराब आमेज जो खामोशी है वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसके बाद क्या होगा उस पर सभी की नज़र बनी हुई है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बेहद अहम खबर बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में आर्जी जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि मारियोपोल और
वोल्नोवाखा शहरों में जंगबंदी का ये ऐलान किया गया है। शहरियों के इनखला के मकसद से इस जंगबंदी का ऐलान किया गया है। रूसी मीडिया के हवाले से अब से कुछ देर पहले ये अहम खबर आई थी और जिस तरह से वहाँ शहरियों को राहदारी फराहम करने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे सीज फायर का ये आगाज हुआ है। लगातार इस अहम खबर के मुतालिक तमाम तर एक्सपर्ट माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं और सबसे अहम ये कि हिंदुस्तान की वहाँ के हालात पर लगातार नज़र बनी हुई है। ऑपरेशन गंगा के तहत हमारे हज़ारों जो वहाँ पर फंसे हुए चाहे वो तलबा थे या दूसरे शहरी थे वो भी वापस आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक और फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर राजन कुमार जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर राजन कुमार जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू में और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे इस सीज फायर को आप किस तरह से देखेंगे, कितना इफेक्ट? देखिए, मेरे हिसाब से ये सीज फायर बहुत ही एक लोकल सीज फायर है जिसका कि दायरा बहुत सीमित है, जिसका टाइम जो है वो भी लिमिटेड है। लेकिन मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इससे जो मेरियोपोल का रास्ता है, मेरियोपोल जो जहाँ पे सीज फायर किया गया है वो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे है। जो ईस्टर्न इलाका है यूक्रेन का और रूस का वेस्टर्न इलाका बिल्कुल उस एरिया में है। ये जो लुहांस्क उसके नीचे वाले एरिया में है, तो वहाँ पे उससे फायदा यह होगा कि जो हमारे छात्र या जो सिविलियन दूसरे भी जो यूक्रेन के ईस्टर्न इलाके में फंसे हुए हैं तो कुछ लोगों को उससे निकाला जा सकता है। लेकिन इस ढंग का सीज फायर दूसरे कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक शुरुआत है। अगर इस ढंग की शुरुआत होती है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ता है रूस पे और यूक्रेन पे तो दोनों देश सीज फायर के जो दायरे हैं उसको बढ़ा सकते हैं ज्योग्राफी के क्षेत्र के हिसाब से और समय के हिसाब से भी। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे छात्र जो हमारे खार्किव और दूसरे जगहों पे फंसे हुए हैं, तो खार्किव से जो जहाँ पे सीज फायर हुआ है वहाँ की दूरी लगभग 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो हम ये मान के चलें कि इस सीज फायर का टाइम बढ़ाना पड़ेगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो बनाना पड़ेगा। जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मोड होगा जो स्टूडेंट को निकालने का वो काफी इफिशिएंट होना चाहिए और उस समय कोई भी किसी भी साइड से मिसकैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी सीज फायर का कोई सही मायने निकल पाएगा। जी राजन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे तज्जिया किया है कि इसको बहुत ही बारीक बीनी से इसका मुआयना करना होगा। ये एक शुरुआत है और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि बेलारूस की अगर हम बात करें वहाँ पर लगातार टॉक्स हुई हैं, चाहे फर्स्ट राउंड हुआ हो, सेकेंड राउंड हुआ हो, बातचीत हुई है और बातचीत इस तरह की बहुत ज़रूरी भी है आगे जिस सिमत में ये पूरा हमला, ये पूरे सिचुएशन जा रही है। जी जी, देखिए ये बातचीत बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका असर हम देख रहे हैं कि ये एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ओर बढ़ता जा रहा है। 10 लाख लोग यूरोप के बॉर्डर की ओर चले गए हैं, यूक्रेन से पोलैंड और रोमानिया दूसरी जगहों पे एंटर किए हैं। तो ये रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है और उसके बाद यूक्रेन की हालत खराब है। लेकिन ये मान के चलें कि अभी जिस ढंग का यूक्रेन का रवैया है या रूस का जो रवैया है उसमें यह मान के नहीं चलें कि कोई एक समझौता होने के कगार पे हो, क्योंकि दोनों के जो डिमांड्स हैं काफी मैक्सिमल जिसको बोलते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट डिमांड जो होते हैं उस ढंग के डिमांड है। रूस तब तक अब नहीं मानेगा जब तक कि वो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन नहीं करता है और जो अभी रजीम है उसको चूंकि नाटो का से सप्लाई मिलते जा रहे हैं तो वो अभी उनको लग रहा है कि वो रूस से मुकाबला कुछ दिनों तक कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि युद्ध के रुकने की स्थिति बन रही है। लेकिन यह जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है रूस और यूक्रेन पे कि कम से कम जो सिविलियन फंसे हुए हैं, दूसरे देश के लोग जो फंसे हुए हैं उनपे उनकी कोई क्षति नहीं होनी चाहिए और उनको वहां से जल्द निकाला जाए। तो जो अभी जो टॉक्स हो रहे हैं ये सीज फायर के लिए सिविलियन इशू को लेके और जो न्यूक्लियर जो एक इंस्टॉलेशन था उस पर जो आक्रमण हुआ था और जिसमें आग लग गया था, जिससे कि संभावना बताई जा रही थी कि रेडिएशन काफी बढ़ेगा और जो लोगों पे असर पड़ेगा। तो इन सारे चीजों पे बात हो रहे हैं और ये बात भी महत्वपूर्ण है। अगर एक शुरुआत भी होती है बात की तो यह इसको भी हमें इम्पोर्टेंट स्टेप मान के चलना चाहिए। लेकिन युद्ध चलेगा अभी, यह मान के चलें। जी राजन साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इतना लंबा ये जो है ये खिंच जाएगा ये पूरा मामला, ये शायद खुद पुतिन ने भी नहीं सोचा था। यूक्रेन का जिस तरह से लगातार पूरा रवैया अभी आपने कहा कि बहुत मुश्किल अभी नजर आ रहा है दोनों का बातचीत में,
1 या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, लेकिन इतना खिंच जाएगा ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दुनिया को देखने में आएंगे। जी, मुझे लगता है कि रूस के तरफ से भी मिसकैलकुलेशन हुआ है, क्योंकि रूस को लग रहा था, रूस की 2 स्ट्रेटजी थी। पहला स्ट्रेटजी यह थी कि डोनबास और डोनबास का जो रीजन है जिसमें कि लुहांस्क और लुहांस्क का एरिया है, तो वहां पे उनका स्ट्रेटजी यह था कि उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लें, और वहां पे जो भी यूक्रेन फोर्सेस हैं उसको एक तरह से सराउंड करके उनको कट ऑफ कर दें बाकी जो इलाका है उससे। लेकिन उनको यह भी लगने लगा कि चूंकि नेटो सपोर्ट करने के लिए, नेटो वहां पे सप्लाई करने के लिए तैयार हो रहा था, तो रूस को लगने लगा कि शायद जो रेजीम है उसको वहां पे परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो बाद में चल के वो नेटो वहां पे अपने फोर्सेस भेज सकता है या दूसरी तरह की मदद भी कर सकता है। तो अभी जो रूस की स्ट्रैटेजी है उसमें यही है कि वो वहां पे सत्ता परिवर्तन करेगा, और सत्ता परिवर्तन के बाद पे दोनों साइड कम से कम जो जेलेंस्की हैं वो कभी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बात सत्ता परिवर्तन की नहीं है, बात है कि उसके बाद उनका क्या होगा। वो देश में रहेंगे या उनको अरेस्ट किया जाएगा, वो दूसरे देश में जाएंगे। तो ये इन सारी चीजों पे एग्रीमेंट मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल है। और अभी कल जेलेंस्की का स्टेटमेंट यह भी आया था कि यूरोपियन यूनियन ने उन्होंने डिमांड किया था कि नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए यूरोप के द्वारा, और यूरोपियन कंट्री ने रिफ्यूज कर दिया। और क्यों रिफ्यूज किया? क्योंकि यूरोप को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो एक तरह से न्यू कोल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो जाएगी, और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आगे भी बढ़ सकता है। मतलब अभी तक यूक्रेन और रूस के बीच में है, लेकिन ये रूस और नेटो के साथ भी बढ़ सकता है। तो इस कारण से नो फ्लाई जोन वो नहीं करना चाहते हैं, या दूसरे और जो एक्सट्रीम स्टेप्स ले सकते हैं वो नेटो के मेंबर नहीं लेना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो डेडलॉक है वो चलेगा, और रूस की स्ट्रेटजी यही है कि कीव को सराउंड करें, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई या जो इंटरनेट, इन सारी चीजों को कंट्रोल करें, ताकि दबाव बनाया जा सके उनको वहां से भगाने का और रेजिम चेंज करने का। जी राजन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, और लगातार इस अहम मामले पर आगे भी हम आपसे तमाम तर तज्जिया लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, जिस तरह से लगातार एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बातचीत जारी है, आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का ये ऐलान किया है। 2 खास शहरों में ये आर्जी जंगबंदी का ये ऐलान किया गया है। मारियोपोल और वोल्नावखा शहरों में जंगबंदी का ये ऐलान किया गया है, और शहरियों के इनखला के मकसद से जंगबंदी का ये ऐलान जो है ये किया है। लगातार वहां के हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि ये जो ऐलान किया गया है ये सुबह हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे सीज फायर का आगाज हुआ है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।